तो रिसेंटली हमारे क्लिनिक में स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस का एक पेशेंट आया था एंड जब मैंने पेशेंट को बताया कि ये उनका डायग्नोसिस है कि स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस है जिसके वजह से उनके हाथ और पैरों में कमजोरी आई है, उन्हें बहुत आश्चर्य लगा था कि ऐसे हो सकता है कि नहीं, क्योंकि लोगों ने ज़्यादातर सुना है कि ट्यूबरकुलोसिस लंग को ही अफेक्ट करता है। सो आई एम डॉक्टर मोहित। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक टू यू विद अ सीरीज ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस जैसे नाम बताता है, ये ट्यूबरकुलर अफेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉलम है। ये किसी भी रीजन को अफेक्ट कर सकता है, गर्दन में, पीठ में, कमर में। जैसे हम लोग पहले देखते थे कि ज़्यादातर इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरकुलोसिस लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा में होता था, वैसे आजकल नहीं रहा है। और ना ही जो पहले देखते थे क्लासिकल टेक्स्ट बुक पिक्चर जिसे कहते थे फीवर है पेशेंट को, वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, ये सब चीज़ें आजकल के प्रैक्टिस में इतनी टेक्स्ट बुक पिक्चर टाइप पिक्चर नहीं दिखता है। सो ऐसे अगर कोई भी पेशेंट जो यूजुअली फॉलोअप करता है काफ़ी दिनों का कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द जो ठीक नहीं हो रहा है, 3 से 4 महीने के ऊपर अगर कोई दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि पेशेंट ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ऐसे डायग्नोसिस को पिकअप करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स एमआरआई इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। सो एमआरआई जब पिकअप कर लेता है कि ऐसा इन्फेक्शन है, तो नेक्स्ट ऑब्वियस मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट रहेगा कि सीटी गाइडेड बायोप्सी वो करे। तो सीटी गाइडेड बायोप्सी में क्या होता है कि जिस रीजन में अफेक्शन है वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया में एक सुई डाली जाती है सीटी स्कैन के गाइडेंस में, और वहाँ से टिश्यू निकाल के एनालिसिस के लिए भेजते हैं। उस टिश्यू पे एक एनालिसिस हो जाता है कि ये टीबी है या दूसरा कुछ है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस में एड करने वाला है कि वो कल्चर सेंसिटिविटी उसे करते हैं। मतलब इसमें समझना जरूरी है कि कौन सी दवाइयाँ इस इन्फेक्शन में काम करेगी। तो जैसे हम लोगों ने समझा है कि एमडीआर टीबी क्या होता है, तो एमडीआर टीबी एक 8 to 10% ऑफ पॉपुलेशन में दिखता है, मगर अगर वो है तो उसके लिए ड्रग्स और ट्रीटमेंट शेड्यूल कंप्लीटली अलग रहता है। तो ये डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है कि ये पहले से कि हम क्या टाइप ऑफ टीबी से डील कर रहे हैं, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो बायोप्सी करे और उसका कल्चर सेंसिटिविटी करे। तो अगर कोई पेशेंट सिर्फ बैक पेन वाली बात से प्रेजेंट करता है और उनमें अगर ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस हो जाता है तो बायोप्सी के कल्चर के हिसाब से किसी फिजिशियन या चेस्ट फिजिशियन के गाइडेंस के अंडर उनको दवाइयाँ चालू करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ पे हड्डी गिल जाती है और हड्डी गलने के कारण पस और अलाइनमेंट चेंज होने के कारण दोनों चीज़ें स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबावट बढ़ाती है। ऐसा अगर होता है तो हाथ या पैरों में कमज़ोरी आ सकती है, या फिर पैरों में कमज़ोरी आने के कारण चलना, खड़ा रहना या हाथों में ताकत कम हो जाना, ये चीज़ें पेशेंट्स के क्लिनिकल प्रोफाइल में दिखती है। ऐसा अगर होता है तो मेडिसिन के साथ साथ उन्हें कभी सर्जरी की भी ज़रूरत लग सकती है। सर्जरी जब हम करते हैं तब जो इंस्टेबिलिटी आई गई है ये डिसीज़ के कारण, उसको वापस से स्पाइन को स्टेबल करना, जिस कारण ये सब दबावट नस के ऊपर आई है उसको क्लियर करना, मतलब पस, बोन टिश्यू, गंदा टिश्यू जो कुछ भी नस के ऊपर दबा रहा है उससे निकालना और उसे एनालिसिस के लिए भेजना। ये सर्जरी करने से स्पाइन को स्टेबिलिटी मिल जाती है और डायग्नोसिस पक्का हो जाता है, और ये पक्का हो जाता है कि कौन सी दवाइयाँ काम करेगी नहीं करेगी, वो हिसाब से उनको दवाइयों में चेंज करना जरूरी पड़ सकता है। कमजोरी आई है तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पेशेंट्स ने फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस के अंडर एक्सरसाइज प्रोग्राम में एनरोल करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन की ट्रीटमेंट जो रहेगी चालू, वो आपके फिजिशियन के साथ अपने फॉलोअप करना ज़रूरी है। हर 6 to 8 वीक्स में आपने आपके फिजिशियन के साथ फॉलोअप करना चाहिए। दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, वो साइड इफ़ेक्ट जल्द से जल्द समझना और आप टॉलरेट कैसे कर रहे हैं ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फिजिशियन के गाइडेंस के अंदर आपको ज़रूर 6 to 8 वीक्स में फॉलोअप करना चाहिए। हर 3 मंथ्स में यूजुअली हम लोग क्लिनिकल फॉलोअप करते हैं। इसमें 3-4 क्राइटेरिया रहते हैं जिसके ऊपर हम लोग फॉलोअप करते हैं। एक तो क्लिनिकली आप कैसे हो, दर्द कम हुआ क्या, अभी ताकत इंप्रूव हो रही है क्या, भूख बढ़ रही है क्या, अभी आप कैसा लग रहा है, पेन किलर की रिक्वायरमेंट कम हो गई क्या, ये क्लिनिकल क्राइटेरिया रहे। कुछ हिमेटोलॉजिकल क्राइटेरिया रहते हैं, मतलब खून के जांच में समझ जाता है कि आप कैसे रिकवर कर रहे हो। और थर्ड क्राइटेरिया रहेगा एक्सरे और एमआरआई पिक्चर। तो ये तीनों पिक्चर्स के हिसाब से आपकी रिकवरी असेस की जाती है। तो यूजुअली एक नॉन एमडीआर अगर टीबी का टाइप होगा तो इसमें कम से कम 1 साल की ट्रीटमेंट आपको दवाइयों की कंटिन्यूस विदाउट एनी ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एमडीआर वाली बात अनफॉर्चुनेटली अपने केस में आती है तो उसके लिए ट्रीटमेंट शेड्यूल अलग ड्रग से होती है
और उसकी ट्रीटमेंट लंबी चलती है, कम से कम 2.5 से 3 साल भी हो सकता है। तो मुझे लगता है जैसे हम लोग सुनते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अपने को अगर ये इन्फेक्शन से दूर रहना है तो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस डाइट, हैव अ गुड स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज करना उतना ही ज़रूरी है। एंड जैसे एडिक्शंस होती है, स्मोकिंग बोलो, अल्कोहल लो, इससे दूर रहना चाहिए। आपको अगर कोई मेडिकल रिस्क फैक्टर्स रहे जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से फिजिशियन के गाइडेंस में कंट्रोल करना उतना ही ज़रूरी है। ये अगर हम लोग फॉलो कर सके तो हम प्रिवेंशन इसको कर सकते हैं। थैंक यू।